नमस्कार दोस्तों। आर जनरल अफेयर्स में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो वीडियो को मैंने कवर किया था वो इमरजेंसी के बारे में हमने विचार किया था। और फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल का नाम है जनरल अफेयर, दैट मीन्स कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें डिस्कशंस करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने इमरजेंसी को पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो एक टॉपिक था, बहुत बेहतरीन टॉपिक था, जिसे मैंने काफ़ी हद तक अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा क्या कि थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से हट के हम साइंस के एक बेहतरीन स्ट्रीम फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हाँ, इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आई थिंक 1 ईयर्स एगो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, जिसमें और भारतीय टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके श्रीलंका को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 51 पर ऑल आउट कर दिया था। उसमें मोहम्मद सिराज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ओवरऑल टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बेसिकली बॉलिंग पोर्शन जो हमारी टीम की थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस को उस जगह पर एग्जीक्यूट कर पाई थी और रिजल्ट हमें मिले थे। आज तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया श्रीलंका के खिलाफ। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। और ये इस मैच को देखने के बाद हमें इस बात का रियलाइज होता है कि हमारी टीम की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी मजबूत हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने इतनी बातें क्यों की? थोड़ी सी इंटरेस्ट जगाने के लिए। उसमें मोहम्मद सिराज ने जब बॉलिंग की थी और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन श्रीलंका के थे, मैं उनका नाम नहीं गेस कर पा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। लेकिन उनका जो शॉट था, जब मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और उन्होंने जो शॉट लगाया पॉइंट पे हमारे इंडियन प्लेयर खड़े थे। उनका नाम आई थिंक ईशान किसान था, ठीक है। उन्होंने जो कैच लिया था वो बहुत ही शानदार कैच था। मैं ये कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि जब मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उन्होंने जो पॉइंट पे शॉट लगाया, तो मोहम्मद सिराज ने जो कैच पकड़ने के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो फील्डिंग्स के प्रति, वो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा। जब उन्होंने कैच को पकड़ने के बाद वो थोड़ा पीछे हुए। आप जानते हैं कि मतलब कोई भी क्रिकेट प्लेयर जब वो कैच लेता है, कैच लेने के बाद वो हाथ को पीछे क्यों करता है, बॉडी को पीछे क्यों करता है? ये सब फिजिक्स के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना का कॉन्सेप्ट है। उस टॉपिक का नाम है इम्पल्स, आवेग से, हिंदी में इसे आवेग कहते हैं। सारा खेल इसी का है। सभी जगह पर आप देखिएगा कि जो लॉन्ग जंप, हाई जंप वाले लोग होते हैं, वो जब जंप करते होंगे तो जिस जगह पर जंप करते हैं वहां पर बालू की एक मोटी परत बिछा दी जाती है, सैंड। क्यों ये होता है? ऐसा क्यों किया जाता है? लॉन्ग जंप, हाई जंप पे ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्यों मोटरसाइकिल में शॉकर लगाए जाते हैं, स्प्रिंग लगाए जाते हैं? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? एयर बैग जो है, एयर बैग का जो कॉन्सेप्ट है, जब गाड़ी किसी ऑब्स्टेकल से जाके टकराती है तो स्टीयरिंग पे से एयर बैग खुल जाते हैं। क्या ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पर काम करता है जिसके वजह से कम क्षति पहुंचती है, चोट कम लगती है? तो देखा आपने कि उन्होंने कैच लेने के समय, कैच लेते हुए बॉडी को थोड़ा पीछे किया। और भी आप प्लेयर्स को कैच लेते देखिए, जब वो कैच लेते हैं तो थोड़ा हाथ पीछे करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सारा कॉन्सेप्ट हम इम्पल्स का है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक को, उसका नाम है इम्पल्स। ये देखने में तो छोटा टॉपिक है, पर फिजिक्स की दुनिया में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो है वो मोमेंटम से होता है, सीधा कनेक्शन फोर्स से होता है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं काफी सिंपल वे में इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इम्पल्स, यानी आवेग। इसे पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम
एक टॉपिक पर कर लेते हैं, उसका नाम है मोमेंटम। हालांकि मोमेंटम के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मोमेंटम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लैनियर मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मोमेंटम को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो मोमेंटम की जो बेसिक बातें हैं वो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। मोमेंटम, इसे हिंदी में कहते हैं संवेग। देखिए, मोमेंटम ऐसे जनरली कोई चीज है नहीं है, मानते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर बेसिकली ये है क्या बताते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो पहले रेस्ट में था, यानी प्रीवियस कंडीशन जो उस ऑब्जेक्ट का था वो रेस्ट था, यानी यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। जब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शंस में इसमें मोशन आ गई, यानी अब इसकी जो कंडीशन है वो है मोशन। जब इस पर हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए आगे बढ़ा और इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई। सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। तो जो ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, मास तो इसके साथ ही जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट इधर चला गया और मास यहां रह गया, नहीं, मास तो साथ ही जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है और उसके साथ उसकी वेलोसिटी हो। मास और वेलोसिटी दोनों साथ चल रहा है। न्यूटन का नियम हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और वो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगी, नहीं करेगी। अनबैलेंस्ड, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है यही कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे लगा और मास में वेलोसिटी आ गई और वो साथ साथ चलने लगी। ये मास और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मिला हुआ कॉन्सेप्ट जो है वही मोमेंटम है। मैथमेटिकल रूप में तो इसे ऐसे लिखते हैं कि P इज इक्वल टू m इंटू भी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिनोट किया जाता है P के द्वारा। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हम इसे डेफिनेशंस के रूप में आराम से बता सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी व्हिच गिव्स अस मोमेंटम, यानी कि मात्रा और वेग के जो गुणनफल है वो हमें संवेग देते हैं। ठीक है, इसके लिए यूनिट क्या कंसीडर करेंगे हम? मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकल रूप में इसका डेफिनेशंस देना तो आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं। बट मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोमेंटम ये बता रहा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, मोमेंटम ये बताना चाह रहा है कि कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगा है, अप्लाई हुआ है, इस वजह से वो रेस्ट से मोशन में आ गया। मोमेंटम ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया। आप चाहें तो अपने मतलब बोर्ड एग्जामिनेशंस में या किसी भी क्वेश्चंस में आप इससे डेफिनेशंस के रूप में तो कंसीडर कर ही सकते हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि मोमेंटम है क्या, आखिर मोमेंटम क्या बता रहा है। किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम आ गया, यहां पर इसका मोमेंटम 0 है, यानी मोमेंटम है ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन यहां पर इसका मोमेंटम 0 नहीं है। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस ऑब्जेक्ट के पास इसकी कुछ वेलोसिटी है और ये मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, रोल करते हुए ये बढ़ रही है। यानी कि मोमेंटम हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोमेंटम हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि मोमेंटम है क्या, और मोमेंटम का यूनिट आपने देख लिया। अब आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि अगर इस पे जो वेलोसिटी हम कंसीडर किए हैं 10 मीटर पर सेकेंड, क्या ये जरूरी है कि हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाए? हो सकता है कि इसमें बीच में फोर्स अप्लाई हुआ और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और क्या वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसका मोमेंटम चेंज कर गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज की।
हमने अभी पढ़ा कि मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बाहरी फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। यूं कहें कि मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। यानी कि जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इसका मतलब मोमेंटम का सीधा सीधा रिलेशन फोर्स से भी बनता है। इसीलिए तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। संवेग में परिवर्तन की दर सीधे समानुपाती होती है लगाए गए बल के। यह न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। तो हमने मोमेंटम को एक जनरल वे में जानने का प्रयास किया। अब हम देखना चाहते हैं कि मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रहा है ना, इसे फिजिक्स की दुनिया में एक स्पेशल क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। उसी क्वांटिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं, आवेग। उसे आवेग कहते हैं, या हिंदी या इंग्लिश में कहेंगे इंपल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से माफ़ी तो चाहूँगा ही, क्योंकि मैं कोई भी छोटे टॉपिक का वीडियो को बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि मुझसे शॉर्ट में समझाया नहीं जाता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट की तरह समझाऊंगा, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है। जितना मैं जानता हूँ फिजिक्स में, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल वे में सरल तरीके से किसी टॉपिक को समझाया जाए। ये असली चैलेंज होता है हर एक टीचर के लिए। तो मेरा प्रयास है कि मैं किसी भी टॉपिक को, चाहे वो टॉपिक कितना लंबा छोटा क्यों ना हो, लेकिन उससे बहुत ही लंबे तरीके से मैं बताऊं, बहुत डीप में जाके बताऊं, ताकि उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं। इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो काइंडली आप उसे एक बार देखिए। जब आप देखिएगा तो आपकी पूरी समझ अच्छे से बनेगी, दोबारा उस टॉपिक को आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमने मोमेंटम को समझा। अब हम देखते हैं एक चीज। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v1 है, कुछ भी समझ सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। अचानक से इसकी वेलोसिटी हो गई, ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई हुआ होगा, क्योंकि विदाउट यूजिंग द फोर्स वी कांट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी तरह के चेंजिंग के लिए एक एक्सटर्नल क्वांटिटी चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो जरूर फोर्स अप्लाई हुआ होगा। इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। मास है m, मास में कोई चेंजिंग नहीं आया है। पहले इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी को डिनोट कर देते हैं 2 से, v2 से। यहां पर इसका मोमेंटम क्या होगा, mv1, और यहां पे इसका मोमेंटम क्या होगा, mv2, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम में चेंजिंग, यही है, और बाय टाइम। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, पहले मेरे पास 10 रुपए थे, अब 20 रुपए हो गए। चेंजिंग कैसे पता करेंगे, फाइनल में इनिशियल की, फाइनल में इनिशियल माइनस करते हैं तो हमें चेंजिंग पता चल जाता। तो इसीलिए हमने फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को घटाया। इसे कह दीजिए P2 और इसे कह दीजिए P1। P1 है फाइनल मोमेंटम, P1 है इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारा P2 है और ये हमारा P1 है, P2 माइनस P1। इसे डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, डेल P। अगर आप इसे देखिएगा तो ये P2 है ना, और ये P1 है ना, P2 माइनस P1, डेल्टा P। डेल्टा चेंजिंग के लिए डिनोट करते हैं डेल्टा P बाई T। तो क्या हम देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाई T। अगर इसे सिर्फ डेल्टा P को रहने दें और ऐसे लिखें, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा P, ये हमें एक स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर डेल्टा P को हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम, इसे ही कहते हैं इंपल्स। इंपल्स यानी इंपल्स क्या है? इंपल्स ये बता रहा है कि मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है। यानी कि अगर कोई कहे कि इंपल्स जीरो है, इस ऑब्जेक्ट का इंपल्स जीरो है, दैट मींस इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम नहीं है, यानी इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। पूरा क्रोनोलॉजी ठीक से देखिए। एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाए यही है, इस ऑब्जेक्ट का इंपल्स जीरो है, इंपल्स जीरो है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग इंपल्स कहते हैं। इंपल्स जीरो का मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। अब आप देखिए, हम देख रहे हैं कि हमने फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। आप सोचिए, मैं अगर इस फॉर्मूला को किसी जगह पर फिर यहां तक आई थिंक आप लोग समझ लिए होंगे कि इंपल्स का मतलब हो रहा है चेंज इन मोमेंटम। मेरा कंसर्न क्या है, ये टाइम क्या है, ये कौन सा टाइम है? ये टाइम पता है क्या? ये टाइम वो टाइम है mv1 से, यानी फर्स्ट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक होने का टाइम है, यहां से यहां तक, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, यानी कि mv1 से एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम mv2 होने में t टाइम लगा। प्लेयर सब क्या करते हैं पता है? ये mv1 से mv2 होने के टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इस चीज को इंक्रीज करते हैं। तो आप देखिए क्या क्या निकलता है रिजल्ट। देखिए, हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू डेल पी बाई टी। अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए, डेल पी क्या है? डेल पी यही ना चेंजिंग मोमेंटम है। एक ऑब्जेक्ट का P1 मोमेंटम था, बाद में वो हो गया P2, यानी कि mv2 और यहां पे mv1, और टाइम लग गया है t। अगर mv1 से mv2 करने में टाइम को बढ़ा दिया जाए, यानी कि टाइम इंक्रीज करिएगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और अगर टाइम डिक्रीज कीजिएगा तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज होके प्लेयर सब क्या करते हैं, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बॉल आ रही है, बॉल की रफ्तार mv1 बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेजी से आ रही है, और वो mv2, लास्ट में ये जीरो होने वाला है, जीरो। यूनिट क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जीरो नहीं है, v1 का स्पीड बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है। mv1 से जीरो मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कुछ तो होगा ही, उससे फाइनल मोमेंटम जीरो होने में जो टाइम टी लग रहा है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? तेजी से बॉल आई, जैसे ईशान किसान के पास बॉल आ रही थी, पॉइंट में वो फील्डिंग कर रहे थे, और जब बॉल आई यानी mv1 से आ रही है, mv2 जीरो होगा, लेकिन mv2 को तुरंत जीरो नहीं किया गया, क्योंकि अगर mv1 से mv2 कम समय में जीरो हो जाता, यानी mv1 से mv2 होने में टाइम अगर कम लगता तो चोट लगती, यहां पर फोर्स लगता, ज्यादा चोट लगता। इसीलिए क्या किया गया उनके द्वारा, जैसे बॉल आई तो उस कैच लेके थोड़ा पीछे किए, वो कोई भी प्लेयर कैच लेने के बाद थोड़ा हाथ को पीछे करता है, यानी mv1 से mv2 के लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाता है। टाइम को बढ़ाने से क्या होता है कि फोर्स कम लगता है। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्लेयर सब जो है ऐसे कैच नहीं लेते हैं, ऐसे कैच लेते हैं, थोड़ा हाथ को नीचे करते हैं, यानी कि mv1 से mv2 होने में समय को बढ़ा देते हैं। टाइम को जैसे आप बढ़ाइएगा तो फोर्स कम हो जाता है, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम के साथ खेल करते हैं। mv1 से mv2 यानी इंपल्स है, mv1 से mv2 होने में क्या करते हैं, वो टाइम को बढ़ा देते हैं। टाइम को बढ़ाने से क्या होता है, आप देखिए, डेल पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी है, यही है ना, समय को बढ़ा दिए यानी इंपल्स बढ़ा दिए, या यूं कहें कि चेंज इन मोमेंटम को बढ़ा दिए। कंफ्यूज मत होइए, टाइम बढ़ाएंगे तो हमें फोर्स कम मिलेगा, फोर्स कम लगेगा, ये बातें याद रखनी है, क्योंकि टाइम को बढ़ाने से फोर्स कम मिलता है। और अगर इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स डिनोट होता है जे से, जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी,
यही बराबर होता है डेल पी के। ये पूरा कॉन्सेप्ट को देखिए, इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम यानी कि चेंज इन मोमेंटम। टाइम को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि इंपल्स मेरा बढ़ गया। सिंपल तौर पे ये बात जानिए कि लोग इंपल्स जो हो रहा है यानी कि मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग को होने में समय ज्यादा लगा देते हैं। इसकी वजह से कम फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है और चोट कम लगती है। इसीलिए आप देखिए लॉन्ग जंप हाई जंप वाले लोग जब वो किसी सरफेस पे कूदे तो MV1 स्टार्टिंग में तो 0 होगा ना, क्योंकि रेस्ट से गिरा, ऐसे ड्रॉप किए। लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? प्रति सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो पैदा होता है त्वरण, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि प्रति सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। यानी कि MV1 यानी स्टार्टिंग से यहां से रखिए, 0 से गिरना स्टार्ट हुआ और यहां पे कुछ इसका मोमेंटम आ गया और बढ़ते 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 यहां पर गिरा। तो तुरंत में अगर यहां पर 0 हो गया मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई, तुरंत में जैसे टक्कर किया वेलोसिटी 0 हो गई, चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इसे सैंड, थोड़ा सा सैंड भर दिया जाए, तो जब इसमें धंसते हुए यहां तक आएगी ना, तो MV1 से 0 मोमेंटम तक होने में समय ज्यादा लगा, इससे चोट कम लगा। जमीन के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर की तरफ, वो पांव को कम चोट दिया। इसी वजह से लॉन्ग जंप हाई जंप वाले जहां पर जंप करते हैं, वहां की जमीन पर सैंड बिछा दी जाती है, बालू बिछा दी जाती है, ताकि कूदने पर जो MV1 से MV2 इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम जो होगा, वो होने में समय लगे, थोड़ा धंसे। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, शॉकर लगाया जाता है। शॉकर जो स्प्रिंग रहता है, आगे भी शॉकर, जैसे क्योंकि जैसे ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी तो मोशन में थी, तो मोशन में थे, MV1 से MV2 हुआ, तो MV2 होने में थोड़ा समय लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि कम फोर्स, कम रिएक्शन फोर्स हमें ऊपर की ओर लगता है और हमें चोट कम लगती है। एयर बैग का कॉन्सेप्ट देखिए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के साथ साथ आप भी मोशन में हैं, आप भी मोशन में हैं, तो आपका भी तो कुछ मोमेंटम होगा, मास तो आपका है ही, और साथ में गाड़ी की वेलोसिटी यानी आपकी वेलोसिटी उतनी ही। अचानक से ऑब्स्टेकल जैसे कोलाइड हुआ तो गाड़ी तो रुक गई सडन, लेकिन आपकी बॉडी तो मोशन में है, तो आपकी बॉडी MV1 से स्टीयरिंग पे जैसे टकराए तो एयर बैग खुल जाता है। तो एयर बैग पे MV1 आपका बॉडी, हाथ मानिए ये बॉडी है, MV1 यानी इसका मास कुछ और इसकी वेलोसिटी। अब आप पूछिएगा कि इस बॉडी की वेलोसिटी कहां से है, क्योंकि कार की वेलोसिटी, कार तो अचानक से रुक गई, लेकिन कार के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, मोशन का भी इनर्शिया होता है जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वही गाड़ी की वेलोसिटी होगी। अब बहुत कम समय में ये चीजें हो रही है। गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, गाड़ी में बैठे हुए हैं, अचानक से गाड़ी टक्कर की, गाड़ी रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी तो मोशन में थी गाड़ी के साथ, तो हमारी बॉडी उतनी ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ेगी। तो आगे तो स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग से जैसे एयर बैग खुलता है तो हमारी बॉडी का कुछ मास है और हमारी बॉडी का वेलोसिटी वही है, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी वही थी। तो जब टक्कर किए तो MV1 हमारी बॉडी का इंपल्स, और एयर बैग, यहां पे एयर बैग खुल गया, तो एयर बैग को टच करते हुए लास्ट में MV2 यानी 0 होने में थोड़ा समय ज्यादा लगा दिया। तुरंत में रुक नहीं गई हमारी बॉडी, थोड़ा ये देखिए रुकी। इससे क्या हुआ ना, MV1 से 0 मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम होने में समय को बढ़ा दिया गया। इसी वजह से कम चोट लगा और जाने बच जाती है। इंपल्स का कॉन्सेप्ट होने का मतलब है, इंपल्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम चेंज इन मोमेंटम को पढ़ रहे हैं। वही चेंज इन मोमेंटम में थोड़ा समय हम ज्यादा लगा देंगे तो हमें कम फोर्स का अप्लाई होगा। फिजिक्स की थियोरी के कॉन्सेप्ट को पढ़कर उसी में कुछ हेर फेर करके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिसको आज हम देख रहे हैं। सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई फिजिक्स की थियोरी लगी हुई होती है। उसी थियोरी को पढ़कर उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो इंजीनियर लोग होते हैं वो लोग उसी थियोरी से कुछ प्रैक्टिकल करके कुछ इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि एयर बैग, शॉकर, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा आज की इम्पल्स को हमने समझा।
आप अगर इस पे अगर कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो वो कैसा आप देखिएगा। सपोज कीजिए कि ये एक ट्रक है और इसकी वेलोसिटी मान लिया जाए 100 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा हो गई, आप 20 मीटर पर सेकेंड दे दीजिए, ठीक है, और इसका मास ले लीजिए 1000 केजी, ठीक। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, 1000 इंटू वेलोसिटी 20, दैट मींस ये इतना केजी मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। एक वॉल से जाकर टकराएगी और टक्कर के बाद ये रुक गई, तो रुकने के बाद क्या हुआ, यहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। और टाइम क्या लगा, ये पूरा होने में मान लिया जाए 20 सेकेंड का समय लगा। तो खुद देखिए, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही होता है। हमें फोर्स पता लगाना कि वॉल के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी यानी क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी क्या, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो गया था, 0, और उसमें पहले माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम को कितना, अब बाय टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यहीं पे सॉल्व कीजिए, क्या होगा, बाय 20, ये कट गया, यानी कि F इज इक्वल टू -1000 न्यूटन, सही है ना, ठीक। यानी कि F क्या निकला हमें, -1000 न्यूटन। ये -1000 न्यूटन क्या है, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि वॉल ने फोर्स लगाया इस पर। अगर यहीं पर ये वॉल अगर थोड़ी धंसे, थोड़ी दूर तक जाए, थोड़ा स्प्रिंग लग जाए, यहां पर अगर स्प्रिंग लगा दिया जाए तब तो, और ये वॉल से दबेगी, तो आप लोग समझ सकते हैं फाइनल मोमेंटम 0 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा यह धंसेगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने का मतलब फोर्स हमें कम मिलेगा और चोटें कम आएगी। तो ये एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। इंपल्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं एक इंपल्स को समझाने के लिए एक बेसिक न्यूमेरिकल मैंने दिया। आई होप आप लोग इंपल्स को अच्छे से समझे होंगे। इंपल्स के बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, आप अपने बुक्स में ढूंढिए, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा सोचिएगा नहीं तब तक आप फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की डीपनेस को आप पकड़ नहीं पाएगा और उसकी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। फिर आपको लगेगा क्या कि ये जस्ट लाइक अ कोर्स है जो हमें कंप्लीट करना है, पर ऐसा तो नहीं है ना। किसी ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत डीप में जाके समझेंगे तो बहुत ही खुशी होगी, और खुशी से भी ज्यादा आनंद आएगा। आप जब कभी, मैं आपको फिलॉसफी के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, तो खुशी और आनंद में बहुत अंतर होता है। जब आनंद आती है तो खुशी की डिग्री बढ़ जाती है, एक मन को संतोष मिलता है, वैसी फीलिंग आएगी। अगर आप सच्चे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आएगा और उसे डीप में जाके आपको बहुत खुशी होगी। किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसे डीप में जाके आप जब पढ़िएगा तो बहुत ही खुशी होगी, और जब खुशी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक सच्चे स्टूडेंट को संतोष मिलता है, जिसे हम आनंद कह सकते हैं। खैर फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को समझिए और उसे एक्सपीरियंस कीजिए। डेली लाइफ एग्जांपल में आप देखिए कि कैसे चेंज इन मोमेंटम को बढ़ाकर, चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है उसके टाइमिंग को बढ़ाकर कैसे फोर्स को कम एक्सपीरियंस किया जाता है और कई तरह की चीजों को टूटने से, कई तरह डैमेज होने से बचाया जाता है। तो इंपल्स का ही इस्तेमाल करके प्लेयर सब जो है वो कम चोट को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये सारी बातें बताई जाती है उन्हें। इंपल्स को कैसे हम जो है, इंपल्स का यूज करके कैसे हम मोमेंटम में जो चेंजिंग है उसकी टाइमिंग को बढ़ाकर कैसे हम कम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इंपल्स को समझा। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं। थोड़ा लेट हो जा रहा है, उसके लिए मैं फिर से माफी चाहता हूं। और मैं नेक्स्ट टॉपिक चाहूंगा कि देखूंगा कि इमरजेंसी की एक खास टॉपिक बच गया था इमरजेंसी का, आई थिंक आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने नहीं बताया है, उस पर मैं अब टॉपिक बनाऊंगा, और फिजिक्स की सीरीज को मैं इसी तरीके से लाऊंगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता देता हूं कि जो फिजिक्स के जो अलग, कभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, कभी मैं जो पॉलिटिकल साइंस पे आ जाता हूं, ठीक है, तो मैं ये सब जानकर कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस चैनल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जागे। जैसे ही मुझे लगेगा कि इस चैनल पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, उसके बाद मैं सिस्टमेटिक ढंग से एक चैप्टर वाइज करके, क्लासेस वाइज करके वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा। आप सभी का प्यार मुझे मिलते रहे ताकि मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूं आप लोग। थैंक यू सो मच।